और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि जनता उनके पक्ष में ही मतदान करेगी। एक बार फिर से गोवा में भाजपा की सरकार बनेगी। नई दिल्ली में डीडी न्यूज संवाददाता ऋषि कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि 2022 में 22+ उनका लक्ष्य है और पार्टी यह हासिल जरूर कर पाएगी। 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बाद सबकी नजरें हर एक राज्य की ओर हैं, तो वहीं पीछे गोवा भी नहीं है। गोवा छोटा राज्य जरूर है, लेकिन सियासी घमासान यहां पर सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या वजह है कि यहां पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो दूसरे राज्यों में चुनावी सियासत करती थीं, अब गोवा में पहुंच रही हैं? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद जी, दूरदर्शन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गोवा का जो घमासान है, इस घमासान को आप कैसे ले रहे हैं? क्या वजह है कि इस बार सभी राजनीतिक दल वहां पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं? उनको लग रहा है कि गोवा एक छोटा राज्य है, हम इजीली यहाँ पे कॉन्कर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गोवा के लोग बहुत सीधे हैं, सरल हैं, एडुकेटेड हैं। उनको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं, और जो कोई यानी बाहर वाले पार्टी अभी प्रयोगशाला बन के गोवा में आ रहे हैं, उनको कुछ भी हाथ को लगने वाला नहीं है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सरकार करेगी। ऐसे वो कौन से कामकाज हैं जिनके आधार पर आप इस डबल इंजन को जनता के बीच में साबित करने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, और इवन दो बाकी सब चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अभी दिख रहा है, स्पेशली विद द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 15 अगस्त 2020 को इनॉग्रेट होने वाला है, द नेशनल हाईवे फ्रॉम द वन एंड टू अनदर एंड, द विद इन द इंटरनल रोड्स, इस तरह के ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में 2012 से पहले कभी नहीं थी। जो लास्ट 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो अभी इस 8 साल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। जी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन गोवा में जिस तरीके से जो रोजगार के मुद्दे हैं और जो कृषि के मुद्दे हैं, हमने गोवा में जाकर कुछ चीज़ों को देखा भी था और काफ़ी अच्छे कामकाज भी दिखाई दिए आपके। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जैसे बड़े किसानों पर हमने वहाँ पर कुछ जायज़ा लिया, उनकी अच्छी इनकम है, लेकिन छोटे किसानों को लेकर या जो सीमांत किसान के साथ साथ जो मजदूर वर्ग है और जो छोटा टूरिज्म है वहाँ पर, जो अपने छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं, माइक्रो लेवल पर, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपकी सरकार आती है तो उसकी क्या रणनीति है? मैं सरकार आने के बाद के नहीं, ऑलरेडी हमने जो काम शुरू किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत जो योजना स्टार्ट की, वही इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वयंपूर्ण गोवा यानी कि सेल्फ रिलायंट गोवा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इससे हमें गोवा स्वयंपूर्ण बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में, और इस तरह के स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर में जो हम काम करने के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पे हम काम कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे बिजनेसमैन हो, इन लोगों को मिलने लगा है। अब थोड़ी और सियासी बात कर ली जाए, क्योंकि गोवा में जो घमासान जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, किस खेमे को आप अपने सामने मानते हैं? क्या कांग्रेस का खेमा है या जो दूसरे जो दल है, चाहे वो ममता हो या केजरीवाल हो? क्या आपको लगता है ये अगर इकट्ठे हो गए तो आपके लिए समस्या हो जाएगी? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण ज़्यादा लग रही है? कोई इकट्ठा है तो भी हमारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बीच में है, लोगों का आशीर्वाद हमें है। लेकिन फिर भी हर एक तालुका में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना नसीब आजमा रहे हैं। आपकी पार्टी में भी कुछ मंत्री विधायक छोड़ के गए हैं, जो पहले आपके साथी थे अब कांग्रेस के साथ चले गए हैं, चाहे वो फॉरवर्ड पार्टी की बात हो। क्या इससे कुछ समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल नहीं है। हमारे से भी जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनको खुद का स्वार्थ था, राज्य का स्वार्थ नहीं, देश का स्वार्थ नहीं, लोगों का स्वार्थ नहीं। इसलिए वहाँ के लोग उनको भी जानते हैं, इसका असर पार्टी के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। गोवा में जो टिकटों का जो ऐलान है जल्द होने वाला है, क्या रणनीति है? क्या सामाजिक समीकरण आप तलाश रहे हैं और क्या चाहते हैं हाईकमान से कि किस तरीके से प्रत्याशी हों? हमारे पार्टी के स्टेट टीम और हमने सब कुछ डिसाइड, यानी एक जो फॉर्मूला के हिसाब से डिसाइड किया है, और सेंट्रल टीम के सामने रखेंगे। सेंट्रल टीम वहाँ से फाइनल करेगी। आपने चुनाव की क्या रणनीति बनाई है अपने चुनाव के लिए? तो डेफिनेटली मैं तो यानी हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा कष्ट करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि
हर वक्त लोगों के सामने रहने, लोगों के साथ रहने के वास्ते लोग जानते हैं। और मैं खुद सीएम बल के 3 साल में जो काम किया है, चाहे वो कोविड काल में हो, ताउते साइक्लोन में हो, और बड़ा फ्लड जो आया था उस वक्त भी लोगों के साथ मिलकर जो काम किया है वो लोगों को याद है। कोविड काल में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने तमाम इस समय गाइडलाइंस जारी की हैं। आप लोग किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, और जो कोविड नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के लिए क्या कुछ पार्टी के स्तर पर क्या रणनीति है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दिया है, कोविड प्रोटोकॉल संभाल के ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ के पूरे गाइडलाइन के साथ हम वर्चुअल रैलीज कर रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्चुअल और सोशल मीडिया से लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और डायरेक्टली मैक्सिमम टू हाउस कनेक्ट करने का सब प्रत्याशी जो है वो हाउस टू हाउस लोगों को कनेक्ट करेंगे। अंत में एक ऐसा सवाल जो कि आमतौर पर पूछा जाता है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? मैं 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। फिर भी कुछ आकलन सीटों का? हमने तो, हमारी घोषणा वाक्य है 22 में 22 प्लस, तो डेफिनेटली 40 में से 22 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी को जरूर आएगी। बिल्कुल। तो हमने बात की गोवा के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं 22 में 22 प्लस, ये कॉन्फिडेंस है जो शायद उन्होंने जो काम किया होगा उसी के आधार पर वो कह रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि छोटे राज्यों में जब उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, वैसे में जो सियासी दल हैं उनको परफॉर्म हर हाल में करना ही होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। की बिलसी सीट देवेंद्र सिंह मीणा, बदायूं की दातागंज सीट धीरपाल कश्यप, बदायूं की शेखुपुर सीट रियासत खान, बुलंदशहर की शहर की सीट विकास शर्मा, बुलंदशहर की देबाई सीट मनोज शर्मा, बुलंदशहर की खुर्जा सीट जयदेव निरंकारी, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट आशुतोष निर्मल, बुलंदशहर की सयाना सीट सतवीर सिंह, चंदौली की चकिया सीट चंद्रशेखर तिवारी, चंदौली की मुगलसराय सीट साजिद अंसारी, चित्रकूट संतोषलाल शुक्ला, चित्रकूट की मानिकपुर सीट अविनाश चंद्र त्रिपाठी, देवरिया की सीट शहर की देवरिया की पथरदेवा सीट जियाउल हक उर्फ जमशेद, इटावा की भरतना सीट सत्यनारायण दोहरे, फिरोजाबाद की शहर की सीट नीतू सिंह सिसोदिया, गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट संजय सिंह चेची, गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट पूनम सिंह, गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट पंकज अवाना, गाजियाबाद की लोनी सीट सचिन कुमार शर्मा, गाजियाबाद की मोदीनगर सीट हरेंद्र शर्मा, गाजियाबाद की मुरादनगर सीट महेश त्यागी, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट छवि यादव, गाजीपुर की जखनिया सीट विजय बहादुर, गाजीपुर की जांगीपुर सीट कालीचरण सिंह यादव, गाजीपुर की सैदपुर सीट राकेश कुमार, गोंडा की कटरा बाजार सीट विजय प्रकाश वर्मा, गोंडा की मेहनाउन सीट राजेश तिवारी, गोरखपुर की चौरी चौरा सीट अखिलेश कुमार गुप्ता, गोरखपुर की पिपराइच सीट धीरेन्द्र प्रताप जायसवाल, गोरखपुर सहजनवा सीट विजय आनंद उपाध्याय, हापुड़ की धौलाना सीट सीएम चौहान, हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट नरेंद्र सोलंकी, हरदोई की बालामोई सीट राम प्रसाद प्रेमी, हरदोई की बिलग्राम सीट दीपक पटेल,
हरदोई शहर की सीट सुशील कुमार पांडे। तो आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर रहे थे। और बढ़ते दूसरी खबर को और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में आज शाम बैठक करेगी। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार शामिल होंगे। बैठक के पहले राज्य में पार्टी की चुनाव तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने बात की पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव है और चुनाव को लेकर आज उत्तराखंड चुनाव समिति की बैठक है केंद्रीय कार्यालय भाजपा में। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं, उनसे बात करते हैं। दुष्यंत जी, कितने लोगों को टिकट आप लोग दोहराएंगे या कितने लोगों को टिकट काटेंगे? देखिएगा, ये निर्णय बिनीवल्टी पे डिपेंड करता है। काटना कोई ज़रूरी नहीं होता, दोहराना भी ज़रूरी नहीं होता। राजनीति में चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, काम करना एक अलग विषय है। काम की प्राथमिकता को देखते हुए जो भी निवल्टी होगी उनको टिकट दिया जाएगा। लोगों का कहना है कि जो पहाड़ है, पहाड़ पे बदलती है चीज़ें, एक बार भाजपा, दूसरी बार कांग्रेस। इस बार आपको क्या लगता है? आज उत्तराखंड में मोदी जी के प्रति, धामी जी के प्रति, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के प्रति अच्छा विश्वास है। जो काम, ऐतिहासिक काम हमने इस दौरान में 5 वर्ष में किए हैं, सड़कों का जाल रहा, बहनों माताओं को बराबर का हक रहा, 1 रुपये में नल, नल में स्वच्छ जल रहा, और अपना आयुष्मान कार्ड रहा, शौचालय रहे। ऐसी ऐसी स्थितियाँ जो जनता, गरीब और अमीर के बीच की खाई का, उसको हमने बहुत दूर करने की कोशिश की है। आज पहाड़ के अंदर जो विकास आज दिखाई देता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी ट्रेन पहाड़ों के अंदर चलेगी, किस प्रकार से ऑल वेदर रोड बनेंगी। आज लगता है कि उत्तराखंड में रहने वाला दिल्ली में व्यवसाय करके जा सकता है, शहर में आके व्यवसाय करके जा सकता है। प्लान वाला वो विषय भी खत्म हो गया। ये कैसी योजना आप लोगों की रही कि 2-2 मुख्यमंत्री आपने पहाड़ पर बदल दिए? देखिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी माँ के पेट से पैदा हुआ राजनेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी के बाद में राजीव आएंगे, राहुल आएंगे, प्रियंका आएगी, जब मुलायम के बाद में उनका बेटा आएगा, लालू के बाद में उनका बेटा आएगा, बादल के बाद में उनका बेटा आएगा। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ गाड़ी तो वही है, ड्राइवर कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये भी सवाल रहा कि जब जब मुख्यमंत्री बदला, हमेशा ये भाजपा कहती रही कि हम उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आप भी इस समय कह रहे हैं कि धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सरकार आने के बाद, जैसे चुनाव के बाद ऐसा आप कह रहे हैं सरकार आती है, तो धामी ही मुख्यमंत्री रहेंगे या बदल देंगे आप? क्योंकि ये कांग्रेस कह रहे हैं कि बदलते हैं आप। धामी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे ऊपर राजनेता बैठे हुए हैं, प्रांत में भी बैठे हुए हैं और सेंटर में बैठे हुए हैं। सब सामूहिक निर्णय होगा, लेकिन धामी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रहेंगे, और दूसरी तरफ प्रभारी का कहना है कि हमारे यहाँ संगठन है, परिवारवाद नहीं है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आज पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जा रहा है। कल ही स्टार्टअप उद्यमियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताया और हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप की संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचे, इसलिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। आज देश में 60,000 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हैं। इनमें से $1 अरब से अधिक मूल्यांकन वाले 42 यूनिकॉर्न हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को सरकार की प्राथमिकता बताया था। और टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की वीजा बहाल करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। अब जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से वापस जाना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पब्लिक हेल्थ का हवाला देते हुए इस महीने दूसरी बार उनका वीजा रद्द किया था। सरकार का कहना है कि 34 वर्षीय जोकोविच ने कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लगवाया और वे पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है। अब जोकोविच सोमवार से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपने खिताब की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल में लक्ष्य का सामना अब मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। 20 वर्षीय लक्ष्य ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के एनजी तेजेयोंग को 19-21, 21-16, 21-12 से हराया था।
वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में ये जोड़ी इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेड्रा सोतियावन से भिड़ेगी। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार। ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस 17 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आरंभ है और अंत है, सभ्यता का आदि ग्रंथ है। भारत है वो भूमि अमर, महिमा जिसकी अनंत है, महिमा जिसकी अनंत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में, जो आज एक खास कलेवर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और साथ ही साझा कर रहा है देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को। भारत का संगीत हो, साहित्य हो या नृत्य कलाएं, ये तमाम कलाएं दुनिया भर में भारत को अलग पहचान देते हैं। तो आज हम आ पहुंचे हैं वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में, जहां देश भर के कलाकार एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं और नृत्य कला के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरे देश के साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम वंदे भारतम का।